कुछ जरूरी खबरें हैं जो मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर करूं। प्रधानमंत्री मोदी ने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया है। क्या लगता है इससे देश को कितना फायदा होगा? सोचिए, मैं बता दूं कुछ बातें कर्तव्य पथ की। 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बन रहा है, नया संसद भवन बन रहा है, नया उपराष्ट्रपति भवन बन रहा है, नया सेक्रेटेरिएट बन रहा है। पहले जहां इंडिया गेट लोग आते थे, चटाई बिछाकर पिकनिक मनाते थे, अब वो नहीं मना पाएंगे। भारत सरकार को लगता है कि जनता चोर है, इसलिए 90 से ज्यादा गार्ड तैनात किए जाएंगे ताकि कोई किसी संपत्ति को नुकसान न पहुंचा दे, चोरी न कर ले। तीसरी सबसे बड़ी खबर है, ऋषि सुनक एक भारत के ब्राह्मण थे जो इंग्लैंड में प्रधानमंत्री की रेस में थे, गौ पूजा कर रहे थे, गाय गोबर गौमूत्र की राजनीति कर रहे थे। वहां की उनकी पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री के रेस से बाहर कर दिया है। तीसरी बड़ी खबर, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे। लगातार उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी को 50 सीटों पर भी हराया जा सकता है, लेकिन सवाल है कि विपक्षी दल अपना स्वार्थ, अपना अहंकार का त्याग करे। तो किस किस राज्य में किस किस के साथ गठबंधन जरूरी है, उस पर भी हम लोग छोटी सी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के नाम बदलने की। अच्छा, एक बात बताइए, हम नाम खेत का सोने का खजाना रख दें और अगर मेहनत न करें, हल न जोतें, फसल न लगाएं, बीज न लगाएं, सिंचाई न करें, निराई न करें, तो क्या वो सोना उगलेगा? प्रयागराज नाम बदल गया, लाखों रुपए खर्च हुए, नाम बदला गया, शहर को डेंट पेंट किया गया। प्रधानमंत्री आवास का नाम लोक कल्याण मार्ग रखा गया 7RCR से। प्लानिंग कमीशन का नाम, योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया। सवाल है कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी? दुनिया में सबसे आसान काम होता है नाम बदलना। दूसरा सबसे, प्रधानमंत्री 2 काम जरूर कर रहे हैं, सिंबॉलिक राजनीति। राष्ट्रपति किसी को बनाना ही है तो मेरिट नहीं, सिंबॉलिक राष्ट्रपति का चयन होता है कि जो सबसे ज्यादा वोट दिलाए। अच्छी बात है, राजनीतिक पार्टी है तो वोट के लिहाज से भी काम होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या नाम बदलने से कुछ असर पड़ता है? बेरोजगारी दूर हो जाएगी, अर्थव्यवस्था दूर हो जाएगी? क्या नाम बदलने से देश मजबूत हो जाएगा? क्या ये सब सवाल है जो इस देश की जनता को पूछना चाहिए अपने प्रधानमंत्री से। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, नाम बदला जा रहा है, प्रयागराज का नाम बदला गया, लेकिन रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है। जाते जाते महाराष्ट्र सरकार ने भी, शिवसेना ने भी औरंगाबाद का नाम बदल दिया था संभाजी महाराज नगर। तो ये सब आइडियोलॉजिकल काम किया जाता है, गाय गोबर गौमूत्र। तो बीजेपी अभी भी 8 साल बाद भी आइडियोलॉजिकल मोड में है। लोग भुखमरी, गरीबी, लाचारी, बेबसी के मुहाने पर खड़े हैं और बीजेपी अभी भी आइडियोलॉजिकल मोड में काम कर रही है। सवाल है कि क्या जो सवर्ण समाज के हिंदू हैं उनके घर में बेरोजगारी नहीं है? क्या उनके बेटे बेरोजगार नहीं है? क्या उनकी आर्थिक स्थिति खराब नहीं हुई है? क्या अगर वो नौकरी पेशा हैं तो महंगाई उन पर असर नहीं डाल रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है, उनको बोलना चाहिए। लेकिन मैं आपको वही बता दूं कि बीजेपी ये सब क्यों कर रही है। बीजेपी को पता है कि इस देश में हिंदू की राजनीति करके वो SC ST OBC का वोट लेगी, वो आरक्षण खत्म करके भी हिंदू के नाम पर इनका वोट लेगी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को वोट देने का मूल मकसद क्या है। जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो बीजेपी को इसलिए पसंद करते हैं कि मुसलमान टाइट रहे, और दूसरा आरक्षण खत्म हो जो SC ST OBC का अधिकार है माइनॉरिटी का, और तीसरी बड़ी बात है कि धार्मिक रूप से वो श्रेष्ठ महसूस करना चाहते हैं और जाति के रूप से वो श्रेष्ठ महसूस करना चाहते हैं। चौथा, पिछड़ी जाति के लोग क्यों वोट करते हैं बीजेपी को? बीजेपी का हार्डकोर एजेंडा है आरक्षण के खिलाफ। वो संविधान को उतना ज्यादा पसंद, बहुत सारे इस देश में लोग हैं जो संविधान को डिसलाइक करते हैं आरक्षण की वजह से, इक्वालिटी फैटर्निटी की वजह से, और हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मण राष्ट्र चाहते हैं। OBC के जो लोग हैं जिनको नहीं पता है कि उनका आरक्षण खत्म हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म होंगी तो उनको नुकसान है, प्राइवेटाइजेशन जितना ज्यादा होगा उनको नुकसान है,
वो सिर्फ वोट करते हैं बीजेपी को धर्म के नाम पर। इसीलिए ओबीसी के लिए बीजेपी आइडियोलॉजिकल राजनीति करती है। वही रही बात शेड्यूल कास्ट के, वो सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एबियर कम्युनिटी है। वो जानते हैं कि उनका अधिकार खत्म हो रहा है, राजनीतिक अधिकार खत्म हो रहा है, सामाजिक अधिकार खत्म हो रहा है, आर्थिक अधिकार खत्म हो रहा है। वो उसमें वो लोग बीजेपी को वोट करते हैं जिनको लगता है कि बीजेपी की वजह से मुसलमान टाइट है और हिंदू राष्ट्र आएगा, जो जिसमें शिक्षा नहीं है। तीसरा ट्राइबल भी इसी वजह से उनको वोट करते हैं, जबकि उनका भी आरक्षण खत्म हो रहा है। रही बात मुसलमानों की, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुसलमान भी बीजेपी से नफरत धार्मिक वजहों से करता है, लेकिन वो इसको बताता नहीं है क्योंकि उसकी आबादी उतनी नहीं है और वो चीजों को हिंदू मुस्लिम पर नहीं ले जाना चाहता है। अब ये सबसे बड़ी विडंबना, इसलिए बीजेपी किसी भी कीमत पर विकास से ज्यादा आइडियोलॉजी की राजनीति करेगी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेगी, गौमूत्र की राजनीति करेगी, क्योंकि उसको पता है कि सवर्ण समाज का वोट तो उसे मिल ही रहा है, एससी एसटी ओबीसी का वोट भी इसी नारे से मिलता है। अगर वो सोशल जस्टिस करने लगेगी, अगर वो आरक्षण लागू करने लगेगी, तो सवर्ण वोट उससे घिसक जाएगा। सोचिए, अगर सवर्ण वोट उससे खिसक जाएगा। लेकिन आरएसएस और बीजेपी में सवर्ण नेताओं की ही भरमार है। वहीं दूसरी खबर जो मैं आपको बता रहा था, इंग्लैंड में ऋषि सुनक, वो भी कोशिश कर रहे थे कि धर्म के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर कम से कम एक दबाव बनाए, लेकिन इंग्लैंड के लोगों ने उसको नकार दिया, वहां की पार्टियों ने उनको नकार दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए प्रधानमंत्री अभी नाम बदलते रहेंगे, गाय गोबर गौमूत्र की राजनीति होती रहेगी, गुजरात चुनाव में इसका जमकर इस्तेमाल भी होगा। लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को सोचना है कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी, गरीबी कैसे दूर होगी। देश में शिक्षा की हालत बहुत खराब है, एजुकेशन बहुत खराब है, नए कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बन रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे सवाल है प्रधानमंत्री बनने का। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, मीडिया कहेगा। प्रधानमंत्री के सामने कौन है? मीडिया कहेगा। नीतीश कुमार एक बड़े काट हैं, ओबीसी से कम्युनिटी से आते हैं, पिछड़े अति पिछड़ों पर उनकी बड़ी पकड़ है। लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि बीजेपी को हराने के लिए कहीं भी मुकाबला ट्रायंगुलर नहीं करना पड़ेगा, मुकाबला आमने सामने का करना पड़ेगा। जैसे आपको मैं बिहार दिखाता हूं, बिहार में बीजेपी को हराने के लिए नीतीश और तेजस्वी यादव को एक साथ आना पड़ेगा। साथ ही अगर मुकेश सहनी और तमाम ऐसे दल अगर एक साथ आते हैं तो और सोने पर सुहागा, सुपरा साफ हो जाएगा। झारखंड में जैसे कांग्रेस और जेएमएम एक साथ लड़ रही है, उनको लड़ना पड़ेगा। छोटे छोटे और कोई दल है तो उनको भी साथ लाना पड़ेगा। यूपी सबसे 80 सीटें, यूपी में अगर मायावती जी अखिलेश एक साथ लड़ते हैं तो राजभर आएंगे, अनुप्रिया पटेल भी आ जाएंगी और वहां सुपरा साफ हो सकता है। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और ममता को एक साथ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां अभी जहां जहां बीजेपी नहीं आई है वहां वहां बीजेपी के लिए ज्यादा संभावना है। क्या यह संभव है? कर्नाटक में बीजेपी जहां से पश्चिम का द्वार उसके लिए खुला था, वहां जेडीएस, मायावती बड़ी फैक्टर है। वहां मायावती, जेडीएस, कांग्रेस साथ इनको लड़ना पड़ेगा और लालू यादव, नीतीश कुमार एक काम कर सकते हैं। तमिलनाडु में ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है, डीएमके कांग्रेस ठीक ठाक चलेगी। गुजरात में कांग्रेस को मायावती ओवैसी से बात करनी चाहिए किसी कीमत पर। मुख्यमंत्री उसका होगा, 2 डिप्टी सीएम देना चाहिए जैसे बीजेपी देती है। राजस्थान में कांग्रेस को यही काम करना पड़ेगा, बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसके साथ, और ओवैसी से भी बात करनी पड़ेगी, नहीं तो बीजेपी वहां आ जाएगी, विधानसभा में तो आ जाएगी। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को यही करना चाहिए। जहां जहां कांग्रेस मजबूत है, फिलहाल जिसकी वो सरकार है, उसको डिप्टी सीएम देकर छोटे छोटे दलों से गठबंधन करना पड़ेगा। उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ बाकी कांग्रेस को जाना चाहिए। अगर बीजेपी को हराना है तो ये ईमानदारी से ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में उसको ममता बनर्जी और लेफ्ट को एक साथ आना पड़ेगा। केरल में ठीक ठाक स्थिति है, कांग्रेस लेफ्ट को एक साथ जाना चाहिए लोकसभा में। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं तो यकीन मानिए इस देश की जनता को इन लोगों ने उसके किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है। और नीतीश कुमार ने पहल की है, वो आए हैं तेजस्वी यादव के साथ। आरजेडी बड़ी पार्टी है बिहार की,
अगर दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब एकजुट होते हैं, चिराग पासवान को भी लाते हैं, तो सोने पे सुहागा होगा। तो एक बात तो तय है कि बीजेपी को हराना नामुमकिन नहीं है, बस जरूरत है किसी ऐसे नेता की जो इन सबको एक साथ बैठा सके, और वो सलाहियत लालू यादव और नीतीश कुमार में है। अब ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए करना पड़ेगा इनको क्योंकि इनको पता चल गया है। राहुल गांधी को थाने में बैठा लिया, ईडी के ऑफिस में, सोनिया गांधी को बैठा लिया, अरविंद केजरीवाल के डिप्टी सीएम को बैठा लिया, ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं। बच रहे नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक सुलझे हुए आदमी हो। मैं फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी यही करना पड़ेगा। तेलंगाना में केसीआर को लेना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को लेना पड़ेगा। बीजेपी जो बिहार और यूपी में नुकसान उसको दिख रहा है, उसकी भरपाई के लिए वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भरपाई की कोशिश कर रही है, बंगाल में भरपाई की कोशिश कर रही है। एक बात समझ लीजिए, बीजेपी से ज्यादा राजनीतिक मेहनत तो कोई दल नहीं करता है वोट के लिए। अगर बीजेपी के प्रधानमंत्री, बीजेपी के मंत्री इतनी मेहनत देश के लिए करते, चुनाव अलग चीज है, तो देश की हालत और अच्छी होती। बीजेपी का जोर नहीं है। बीजेपी दो तरीके से राजनीति कर रही है, मंडल की भी राजनीति कर रही है और मान्यवर कांसी राम साहब मॉडल की राजनीति भी कर रही है और कमंडल की भी राजनीति कर रही है। सोचिए, बिहार में बीजेपी ने 2 अति पिछड़े को अपने कोटे से सीएम, डिप्टी सीएम बनाया। उत्तर प्रदेश में हारे हुए केशव मौर्य को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया। आप कल्पना सोचिए। उसी तरह से चंद्रशेखर रावण को भी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में तमाम दलों को जगह देनी पड़ेगी, जैसे अखिलेश यादव जी को नुकसान हो गया था पिछली बार यूपी में, बिहार में। लेकिन चंद्रशेखर को भी बीजेपी, उनको एक, चंद्रशेखर के पास लंबा समय है, युवा हैं, ताकतवर हैं, तेज तरार हैं। अभी उनको एक अपनी छवि ऐसी बनानी चाहिए कि वो किसी कीमत पर बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम मटेरियल हैं वो, भविष्य में पीएम बन सकते हैं। युवाओं को अपनी तरफ खींचने की ताकत है उनमें, लेकिन वक्त लगेगा, जल्दी बहुत नुकसानदायक होता है। नरेंद्र मोदी 40 साल से घिस रहे थे, सोचिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि बीजेपी को नहीं, टीवी अखबार पर नहीं हराया जा सकता है, लेकिन अगर विपक्ष के नेता अपने अपने सेक्रीफाइसेस छोड़े तो हराया जा सकता है बीजेपी को। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि उनके पास सवर्ण वोट है प्लस हिंदू के नाम पर जो वोट है। हाँ, रही बात टीवी और अखबार की, तो उसका भी एक विकल्प है। सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। आम लोग जितना लिख बोल रहे हैं, जो जिनको जेल में डाल दिया जा रहा है, जिन पर केस दर्ज हो रहा है, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और सत्ता की राजनीति, सोचिए, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, हिंदू के नाम पर वोट लेती है, प्लस मंडल कमीशन को अप्लाई करती है। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, पहले कभी कोई भी पार्टी सिंबॉलिक तौर से भी शेड्यूल कास्ट को राज्यसभा नहीं भेजती थी। वाल्मीकि समाज को बीजेपी भेजती है, हक अधिकार नहीं देती है, मैं जानता हूं, लेकिन वो भेजने लगी है राज्यसभा में। अभी उनके राज्यसभा में कई सारे राष्ट्र उपाध्यक्ष थे, अभी संतोष गौतम या कुछ नाम है, वो हरियाणा से हैं, वो थे शेड्यूल कास्ट से हैं। अभी मध्य प्रदेश से वाल्मीकि समाज का उन्होंने राज्यसभा में भेजा है। यह सीखना पड़ेगा बाकी पार्टियों को, सिंबॉलिक तौर से इसे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति बनाया ट्राइबल को, इससे पहले दलित को बनाया था। तो बीजेपी को पता है कि पार्टी मेरी है, विचारधारा मेरी है, ये दल मेरा है। किसी SC ST OBC को बना भी देंगे तो वो विचारधारा अपनी थोप नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे नीतीश जी की पार्टी में या तेजस्वी जी की पार्टी में या JMM में कोई आरक्षण के विरोध में बात नहीं कर सकता है। तो सवाल है कि क्या इस देश के नेता बीजेपी के सामने कोई विकल्प देने में कामयाब रहेंगे, और उनको अपने स्वार्थ इतने बड़े हैं कि वो आपस में बैठ नहीं सकते हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि मोदी जी जाति की भी राजनीति कर रहे हैं सबसे ज्यादा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी को भी साध रहे हैं, और धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर भी साध रहे हैं। तो इसलिए जो बाकी लोग, अगर जैसे मुस्लिम कम्युनिटी को, वैसी को प्रेशर देना पड़ेगा कि आप गठबंधन में आइए। शेड्यूल कास्ट के लोग को प्रेशर देना पड़ेगा मायावती जी को कि आप गठबंधन में आइए। पिछड़े समाज को दबाव देना पड़ेगा अखिलेश, तेजस्वी, नीतीश पर कि आप भी गठबंधन में आइए। और सबसे ज्यादा दोषी अगर बीजेपी आती है तो उसके लिए कांग्रेस होगी। जिन राज्यों में कांग्रेस थोड़ी भी मजबूत है, उसका CM है, अगर वो छोटे छोटे दलों से गठबंधन नहीं करता है तो समझिए कि ये उसका अहंकार है।
सोचिए, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, अनुप्रिया से गठबंधन, इतना विरोध के बावजूद फिर से उन्होंने राजभर को ले लिया। बिहार में जिसकी पार्टी खत्म कर दी, मुकेश सहनी और चिराग पासवान की, उनको फिर से लेने जा रहे हैं। तो ये राजनीतिक सूझबूझ जाति के आधार पे और मजहब के आधार पे अगर कोई SC ST, बीजेपी के अलावा, देखिए बीजेपी जाति की भी राजनीति कर सकती है, मजहब की भी, लेकिन बीजेपी के अलावा कोई पार्टी चाहे कि धर्म के नाम पर हम वोट ले लेंगे, तो वो ख्याली पुलाव बना रहे हैं। तो ये दो बड़े सवाल थे जो हमने आपसे डिस्कस किया। क्या लग रहा है, आप लोग मेरी राय से सहमत है, असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और क्या नाम बदलने से देश बदल जाएगा, देश की तकदीर बदल जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी? आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। आम आदमी पार्टी गुजरात में जिस तरह की तैयारी कर रही है, उसके दो फर्क हो सकते हैं। या तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा या बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अभी तो फिलहाल नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ मुसलमान नहीं जुड़ रहा है, कांग्रेस का कैडर नहीं, बीजेपी का जो बिजनेस वर्ग है वो जुड़ रहा है। रही बात की अगर सारी पार्टियों का गठबंधन होता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये कोई मुद्दा नहीं है। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि मजबूर सरकार जनता के लिए फायदेमंद होती है। बीपी सिंह की सरकार, बाबा साहब को भारत रत्न, मंडल कमीशन का इंप्लीमेंट, तो मिली जुली सरकार डेमोक्रेसी में ज्यादा काम करती है जनता के लिए। और डेमोक्रेसी में मजबूत सरकार अगर बहुमत से आती है तो ज्यादा काम करती है अपनी पार्टी और खास अपने कैडर के लिए। अब आपको तय करना है कि आपको एक देश के लिए काम करने वाला, सभी के काम करने के लिए वाला मजबूर सरकार चाहिए, या पार्टी और एक अपने कैडर विशेष के लिए काम करने वाला मजबूत सरकार। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।